स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक का नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स हैबिट। ये हमारा चैप्टर का नाम है जो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बताया था अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, अबाउट कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स हैबिट के बारे में आपको मैंने प्रीवियसली लेक्चर में डिस्कस कर चुका है। और आज हम इस लेक्चर में लिविंग ऑर्गेनिज्म के ब्रीफ रूप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला यह क्वेश्चन अराइजेस होता है इस टॉपिक से, व्हाट do you understand by the term of living organism? living organism आखिर है क्या और उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका हैबिटेट्स क्या है, उसका हैबिट्स क्या है, इवन उसका जो फूड हैबिट्स हैं वो क्या है, और आप कैसे क्वालिफाई मॉडिफाई करोगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। आज विशेष रूप में इस लेक्चर में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, we all are surrounded by plants, trees, animals, birds, microbes and other living and non-living things। मतलब यहाँ कहने का वर्ड, हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वह प्लांट से, ट्री से, एनिमल से, बर्ड से, माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मतलब हुआ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स रेफर्स टू द स्मॉल ऑर्गेनिज्म एंड अदर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब जो हमारा सराउंडिंग है वह क्या है, छोटा छोटा प्लांट से, छोटा छोटा पौधों से, एनिमल से, बर्ड से, माइक्रोब से, सबसे क्या है, घिरा हुआ है। सपोज कीजिए ये हमारा एनवायरनमेंट है और हमारा एनवायरनमेंट क्या क्या किससे बना हुआ है, कोई भी पूछ सकता है। इवन आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हो, इवन आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हो कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो सराउंडिंग है वह लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट से बना हुआ है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा लिविंग कंपोनेंट्स क्या हुआ और हमारा नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या हुआ। जब आपको पूछेगा लिविंग कंपोनेंट्स में कौन कौन आते हैं तो आपको बेसिकली प्लांट्स, ट्री, एनिमल्स, बर्ड्स, माइक्रोब्स एंड ये सब किसमें आ जाते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स में। और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में हमारा माउंटेन हो गया, हिल्स हो गया, रिवर हो गया, ये सब किसके अंदर में आता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर साइंटिस्ट वे आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्या हुआ, हमारे जो एनवायरनमेंट में जो साइंटिस्ट थे वह क्या किए, अपने आप में क्या एबल हो गए टू क्वालिफाई बिटवीन द लिविंग बीइंग्स एज वेल एज नॉन लिविंग बीइंग्स। मतलब लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स के बीच में या क्या बताएं, डिफरेंशिएट बताएं। आप नॉन लिविंग, कभी कभी क्या होता है, लिविंग बीइंग्स के लिए टर्म एक यूज किया जाता है बायोटिक कंपोनेंट, और उसके बाद नॉन लिविंग बीइंग्स के लिए एक टर्म यूज किया जाता है अबायोटिक कंपोनेंट। आप जब हायर सेक्शन में जाओगे, हायर क्लासेस में जाओगे तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ोगे। इवन आप ज्योग्राफी में पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी में पढ़ोगे बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स। आपको बेसिकली अभी यहाँ यही डिस्कस करना है कि लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं, और उसके बाद उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ डिस्कस करना है। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट टॉपिक दिया है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म। क्या दिया है, ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट
टॉपिक यहाँ दिया है जो है हमारा ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला यहाँ जानेंगे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू बुक चले, एन ऑर्गेनिज्म इज सिंपल डिफाइंड एज एनी लिविंग थिंग्स ranging from microscopic bacteria to large elephants and everything in between। कहने का मतलब हुआ हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वह क्या है, एक लिविंग थिंग्स को डिफाइन कर रहा है। किसको डिफाइन कर रहा है? लिविंग थिंग्स को डिफाइन कर रहा है, जो किसके किसके रेंज में रहता है, माइक्रो बैक्टीरिया से लेके और एलिफेंट्स के रेंज के बीच में रहता है। मतलब माइक्रोस्कोपिक से लेकर कितना तक, एलिफेंट तक आता है, किसमें? ऑर्गेनिज्म में। इसी के बीच में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी चले आते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन उठता है, ये जो माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक किसे कहेंगे? ठीक है, क्वेश्चन यहाँ ये उठता है माइक्रोस्कोपिक क्या है। एम फॉर माइक्रो होता है, एम फॉर माइक्रोस्कोप होता है। मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो हम माइक्रोस्कोप से देखते हुए, वैसा ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? माइक्रोस्कोपिक। और माइक्रोस्कोपिक रेफर किसको करता है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप वर्ड से क्या बना? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक वैसा ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिसको हम किस चीज से देख पाते हैं? माइक्रोस्कोप से। उसी को क्या कहा जाता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म में जो आ जाता है वह माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेके, जैसे बैक्टीरिया हो गया, और कहां तक आ जाता है? लार्ज ऑर्गेनिज्म तक आ जाता है, जैसे एलिफेंट हो गया। यही सब जो ऑर्गेनिज्म है इन्हीं दोनों के बीच में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट दिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट एरिया। मतलब अलग अलग पेड़ पौधे और अलग अलग एनिमल कहाँ पाए जाते हैं? अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं। अलग अलग एरिया यहाँ रेफर कर रहा है, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। एरिया हमेशा क्या चीज को शो कर रहा है? क्लाइमेटिक कंडीशन। मतलब अलग अलग एनिमल और अलग अलग प्लांट्स अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। जब भी आपको बायोलॉजी के टर्म में एक वर्ड यूज होगा, एरिया, डिफरेंट एरिया, और डिफरेंट एरिया क्या चीज को ऑलवेज शो करता है? डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन को ये क्या कर रहा है? शो कर रहा है। जैसे एग्जांपल, डिजर्ट हैव कैमल एंड कैक्टी एज प्लांट्स। मतलब अकॉर्डिंग टू एरिया, अगर एरिया के अनुसार चले तो कैमल क्या है? एनिमल है जो कहां पाया जाता है? डिजर्ट में पाया जाता है। कैक्टी क्या है? यह प्लांट्स है, ये दोनों कहां पाया जाता है? डिजर्ट में पाया जाता है। और डिजर्ट क्या है? एरिया है। क्या है? एरिया है। और एरिया कैसा एरिया है? हॉट एरिया है। हम डायरेक्ट प्रेफर किए थे, एरिया हमेशा क्लाइमेटिक कंडीशन को शो करता है। ठीक है, एरिया हमेशा क्लाइमेटिक कंडीशन को शो करता है। तो ठीक उसी प्रकार डिजर्ट क्या चीज को शो कर रहा है? हॉटनेस को शो कर रहा है, जो उसका एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो मतलब कहने का हुआ कैमल और कैक्टी किस टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाता है? हॉट टेम्परेचर में। तो हम डायरेक्टली पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एरिया हमेशा क्लाइमेटिक कंडीशन को डिस्क्राइब करेगा। आप प्रीवियस सेक्शन में या प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे एक एडेप्टेशन चैप्टर, एडेप्टेशन की। अब थोड़ा बहुत एडेप्टेशन के बारे में भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। एडेप्टेशन होता क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वह प्लांट्स हो चाहे वह एनिमल्स हो, जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में वह एग्जिस्ट कर पाता है, जो रहने का जो अति होता है, एबल हो जाता है, उसी को एडेप्टेशन कहा जाता है। अगर मैं जम्मू कश्मीर चले जाता हूं, ठीक है, और
कुछ दिन हमको जम्मू कश्मीर में जाने के बाद रहने में थोड़ा कठिनाई होगी, और जब मैं वहां कंटिन्यूअसली रह जाऊंगा तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं उसका इन्वायरमेंट को एडेप्ट कर चुका हूंगा, इसीलिए उतना मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई डायरेक्टली जम्मू कश्मीर से पीपल यहाँ चले आते हैं तो उसको भी इस इन्वायरमेंट में एडेप्ट करने में समय लगता है, इस क्लाइमेटिक कंडीशन को एडेप्ट करने में समय लगेगा, यहाँ का हैबिटाट को एडेप्ट करने में समय लगेगा। तो ठीक उसी तरह डिजर्ट का जो कैमल और कैक्टी है वह किस टेम्परेचर में एडेप्ट होता है? हॉट टेम्परेचर में एडेप्ट होता है। अब आइए दूसरा पॉइंट यहां दिया है, बीचेस शो कोकोनट ट्री एंड क्रैब्स। उसके बाद दिया है फिशेस एंड मैरीन एनिमल्स इनहैबिट द सी। ये सब क्या है? बीचेस शो कोकोनट ट्री। बीचेस नाम कभी सुने हो? गोवा बीच, एक सॉन्ग भी निकला था गोवा बीच, हनी सिन्हा का में भी था बच्चों, मुझे तो पता नहीं, बट सॉन्ग निकला हुआ है गोवा बीच। तो कहने का मतलब हुआ जो एक कोकोनट ट्री है यह आपको कहां देखने को मिलेगा? बीच के किनारे। कहां पे? बीच। बीच क्या चीज को शो कर रहा है? एक एरिया को शो कर रहा है। उस एरिया का क्लाइमेट कैसा रहता है? मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। कैसा रहता है बच्चों? मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। और कोकोनट ट्री के लिए कैसा क्लाइमेट फेवरेबल है? ऑलवेज मॉडरेट। ठीक है, तो कोकोनट जो ग्रो हो रहा है वह बीचेस पे हो रहा है, और बीचेस का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है? मॉडरेट है, हमेशा ध्यान रखना। तो बीचेस शो कोकोनट ट्री एंड क्रैब्स। बीचेस हमेशा कोकोनट ट्री को शो करता है, और एज वेल एज उसके साथ क्रैब्स के बारे में भी बताता है। अब आता है फिश एंड अदर मैरीन एनिमल्स इनहैबिट द सी। मतलब जितने भी मछलियां हो गए, उसके बाद अदर एनिमल हो गए, वह किसमें अपना हैबिटाट बना लेता है? सी में, रिवर में। तो मतलब इस पूरा पॉइंट्स का कहने का मतलब यही हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वह अपना जो सर्वाइवल है वह अपने अपने अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट के अनुसार अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो एडेप्टेशन होता है वह अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग टेम्परेचर पर होता है। इस पॉइंट से हमें यही क्लियर होता है। जब भी आपको कोई पूछेगा कि हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारा जो लिविंग कंपोनेंट्स है, वह अलग अलग टेम्परेचर में क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि उसका जो बॉडी है उसी टेम्परेचर में फेवरेबल हो पाता है। इसीलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग टेम्परेचर में, अलग अलग फेवरेबल कंडीशन में एग्जिस्ट कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए अलग अलग प्लांट्स अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं। जिस प्रकार एक कॉमन एग्जांपल, क्या हमारे बिहार में शेर पाया जाता है? नहीं, क्योंकि हमारा जो बिहार का क्लाइमेटिक कंडीशन है वह शेर के लिए फेवरेबल नहीं है। और कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो बिहार में नहीं उगते, जैसे ग्रेप्स ले लेते हैं, जैसे ऑरेंज ले लेते हैं, ये सब, जैसे एप्पल ले लेते हैं, क्योंकि ये सब जो प्लांट्स हैं वह बिहार में फेवरेबल कंडीशन गेन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वह नेक्स्ट एरिया में या दूसरे एरिया में जाके ग्रो करते हैं। तो एक पॉइंट हमेशा क्लियर है इस टॉपिक से, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो रहन सहन है उनके क्लाइमेटिक कंडीशन के ही बेसिस पर है बच्चों, हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा ये। अब आते हैं
अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आप कैसे क्वालिफाई मॉडिफाई कर सकते हो कि मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं? कैसे पहचान सकते हो कि मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं? तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अभी इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, प्लांट्स की सब क्या है? लिविंग थिंग्स है, बट दे डू नॉट अपीयर टू मूव लाइक अ डॉग और अ पीस। मतलब जितने भी प्लांट्स हैं वह सभी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जिस तरह डॉग और जिस तरह पिजन वह मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसके जैसा यह प्लांट्स की मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब आ जाता है ऑन अदर हैंड अ कार और अ बस कैन मूव yet we considered them in non-living। उसके बाद ये हमारा जो बस हो गया, हमारा जो कार हो गया, यह सब क्या है? नॉन लिविंग में कंसीडर्ड किया जाता है। इसका मूवमेंट होता है पर किसमें कंसीडर्ड किया जाता है? नॉन लिविंग में, क्योंकि ये अपना एनर्जी आर्टिफिशियल एनर्जी को यूज करता है, जैसे फ्यूल हो गया, डीजल हो गया, और यह ब्रीदिंग पावर को शो नहीं करता है, डाइजेशन नहीं होता है और इसका ग्रोथ नहीं होता है। ये सब मेन फीचर्स है जिसके बेसिस पे एनिमल्स में प्लांट्स और एनिमल्स जिसमें लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स को क्वालिफाई किया गया है। उसके बाद है सो देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफरेंशिएट लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग। कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो ये बताता है, जो साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया है कि ये लिविंग कंपोनेंट्स में आते हैं, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आते हैं। चलिए अब हम वो डिस्कस करेंगे कि वो कैरेक्टरिस्टिक आखिर है क्या जिसके बेसिस पे लिविंग बीइंग्स को और नॉन लिविंग बीइंग्स को डिफरेंशिएट किया गया है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक दिया है लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। लिविंग बीइंग्स क्या चीज से बना हुआ है? सेल से। सेल क्या होता है बच्चों? कोशिका। कोशिका। आप हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे आखिर कोशिका कहा किसे जाता है। सिंपल में मैं एक तरीका बताता हूं जिससे आपको ये हमेशा याद रहेगा कि आखिर कोशिका किसे कहेंगे। सेल इज मेड अप ऑफ लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह क्या चीज से बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। आइए, कौ से कोशिका होता है, कौ से क्रियात्मक इकाई होता है। याद रखने के लिए आपको बता रहा हूं, कौ से कोशिका, कौ से क्रियात्मक इकाई। को आकर का आ यहां आता है, आ से हो जाता है आधारभूत संरचना। कौ से क्रियात्मक इकाई, आ से आधारभूत संरचना। हमेशा बच्चों अपने माइंड में ये फिट कर लेना कि लिविंग बीइंग्स सेल से बना हुआ है। सेल मतलब कोशिका है। इवन आपसे पूछा जा सकता है कि कोशिका किसे कहा जाता है, तो कौ से क्रियात्मक इकाई होता है, आ से आधारभूत संरचना। अब इस दोनों को कंबाइन करते हैं। कोशिका एक आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई हमारे शरीर का माना गया है। आप सिंपल में कहोगे कोशिका एक आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई हमारे शरीर का माना गया है। ये मैं इसलिए तोड़-फोड़ के बताया ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए और आप नेवर भूलो, कभी नहीं भूल पाओगे। ऐसे नहीं तो ऐसे में कभी कोई तुरंत पूछ लिया तो कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब आ जाता है क्रियात्मक इकाई। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है फंक्शनल यूनिट। क्या कहा जाता है? फंक्शनल यूनिट। इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चरल। ठीक है बच्चों, कोशिका एक आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई हमारे शरीर का माना गया है। यानी कि सेल इज द
बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कितना इजी में मैं बताया, यही आपको माइंड में फिट कर लेना है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, दैट्स ऑल। अब सेकंड पॉइंट दिया है, लिविंग बीइंग्स ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वह क्या करते हैं, फूड को गेन करते हैं और उसके बाद डाइजेस्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, उसका एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। यूटिलाइजेशन मतलब यूज होता है। सपोज कीजिए जब हम भोजन लिए, when we intake food with the help of osmosis, food directly goes inside our stomach and their utilization process is going on inside our stomach. After that it releases energy and it is used up by our body. मतलब जब हम फूड गेन किए, वह हमारा फूड ओसोस्फेरस, ये क्या है हमारा ओसोस्फेरस, फूड पाइप जिसे कहते हैं, इसके द्वारा एस्टोमैक में गया, एस्टोमैक में यूटिलाइज हुआ, उससे क्या निकला, एनर्जी निकला, जो हमारा बॉडी गेन करता है। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, दो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैंने डिस्कस किया। सबसे पहला, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह सेल से बने हुए होते हैं। उसके बाद लिविंग बीइंग्स ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी। लिविंग बीइंग्स फूड ऑब्टेन करते हैं और उसके बाद एनर्जी को यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है लिविंग बीइंग्स ग्रो एंड डेवलप। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वह उनका ग्रो होगा और उनका शरीर में डेवलपमेंट भी होगी। लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब क्या होता है, सिंपल में जानो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म का मल्टीप्लिकेशन होना ही क्या होता है, रिप्रोड्यूस, या आप रिप्रोडक्शन भी कह सकते हो। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वह क्या होंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, एक नया संतान की उत्पत्ति करेंगे। ये हमेशा आप ध्यान रखना। उसके बाद है लिविंग बीइंग्स अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। मैंने पहले ही कहा था लिविंग बीइंग्स क्या होगा, किसी भी टेम्परेचर में, किसी भी एरिया में वो अपने आप को क्या करेगा, अडेप्ट कर लेगा। किसी भी वातावरण में, किसी भी एनवायरनमेंट में वह अपने आप को अडेप्ट कर लेगा। दिस इज द मेन फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। दिस features differentiate between living beings and non-living beings. उसके बाद आता है living beings respond to their environment or stimuli। मतलब respond stimuli। ये दो मेन टॉपिक हैं जो आपको स्पेशली अभी नहीं पढ़ना है, क्लास 10th के स्टैंडर्ड में क्लियर रूप में पढ़ना है। लेकिन आप इतना ही समझ लो कि जब हम पे कोई अटैक करता है तो हमारे में एक टेंडेंसी होती है उसको रिस्पॉन्स देना। सपोज कीजिए अगर मैं आपको एक फैट लगाऊं तो आप क्या करते हो, ऐसे करके तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके प्रति कुछ रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हो, उसी को रिस्पॉन्ड कहा गया है। उसके बाद यह स्टिमुली, ये जो कार्य हो रहा है इसी के प्रेजेंस पे हो रहा है, इसी को कहा जाता है रिस्पॉन्ड देयर एनवायरनमेंट और स्टिमुली। तो ये सब जो जिसमें ये सब कैरेक्टरिस्टिक उपस्थित होगा उसी को क्या कहेंगे हम, लिविंग बीइंग्स। ठीक है, अब आते हैं different level of organization। डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब लिविंग बीइंग्स का डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यहां दिया है डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स,
उसके बाद उसमें आ जाता है जो कैरेक्टरिस्टिक, रिप्रोड्यूस आ जाता है, ऑब्टेन एंड यूजेस ऑफ एनर्जी आ जाता है, उसके बाद मेकअप ऑफ सेल आ जाते हैं, रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट एट लास्ट, ग्रो एंड डेवलप। सिंपल लैंग्वेज में ये जो आपके नजदीक की जो चार्ट दिया है डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है आपको सिंपली में ये बताता है जिसमें यह कैरेक्टरिस्टिक होगा, रिप्रोडक्शन का, ऑब्टेन एंड यूजेस एनर्जी का, उसके बाद मेकअप ऑफ सेल का, ग्रो एंड एनर्जी, ग्रो एंड डेवलप का, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली का, ये सब जिसमें कैरेक्टरिस्टिक अवेलेबल होगा वह सब क्या होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप चाहते हैं इसे नोट डाउन करने के लिए अपने नोटबुक में, तो आप इजी वे में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स। पहला टॉपिक दिया है न्यूट्रिएशन, ये भी कैरेक्टरिस्टिक में ही इंक्लूड किया गया है न्यूट्रिएशन। जैसे पढ़ रहे हैं, लेट्स एक्सप्लोर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वन बाय वन। मतलब इसका जो पॉपुलर कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में अभी हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला दिया है न्यूट्रिएशन। क्या दिया है, न्यूट्रिएशन। तो न्यूट्रिएशन को डिफाइन किया गया है, ये जो न्यूट्रिएशन है यह दो चीज से बना हुआ है। सबसे पहला न्यूट्रिएंट प्लस TION। एक कॉमन आपको बताते हैं, एक न्यूट्रिएशन। सबसे पहले ये जानेंगे कि न्यूट्रिएशन होता क्या है। द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर ऑल द एक्टिविटीज इज कॉल्ड न्यूट्रिएशन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग बीइंग्स क्या हो, फूड को गेन करता हो, उसके बाद यूटिलाइज करता हो, उसी को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएशन। मतलब द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज फॉर ऑल द एक्टिविटीज दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएशन। इसी को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएशन। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वह क्या करते हैं, फूड को गेन करते हैं और उसके साथ ही साथ में यूटिलाइज भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएशन। इसी को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएशन। जब भी आपसे न्यूट्रिएशन का साइंटिफिक डिफिनेशन पूछेगा, व्हाट इज न्यूट्रिएशन, तो आप सिंपल में क्या बोलिए, द प्रोसेस बाय व्हिच एनिमल्स ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर द अदर एक्टिविटीज इज रेफर्स टू द न्यूट्रिएशन। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट दिया है, every organism requires nutrition for obtaining energy। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वह सब न्यूट्रिएशन एक्वायर करते हैं, किसके लिए, obtaining एनर्जी। एनर्जी के प्राप्ति के लिए क्या होता है, वह न्यूट्रिएशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। हमेशा ध्यान देना बच्चों, बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएशन, न्यूट्रिएशन के ही प्रोसेस पे जो एनिमल्स हैं वह फूड गेन कर पाते हैं। अब आइए दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ग्रोथ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड एग्जिस्ट ग्रो इन डिफरेंट वे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वह क्या होते हैं, ग्रो करते हैं डिफरेंट तरीके से, ठीक है। देयर बॉडी सेल्स डिवाइड एंड ग्रो। उनके बॉडी सेल क्या होते हैं, पहला डिवाइड होते हैं, उसके बाद वह बॉडी सेल क्या होता है, फिर ग्रो
होता है। थक्स और ऑल ओवर ग्रोथ इज अटेन्ड, मतलब क्या हुआ, अगर ये हमारा सेल है, सेल क्या हुआ, ग्रो किया और डिवाइड हुआ, तो इसका जो डेवलपमेंट हो गया, तो इसी को क्या कहा जा रहा है, ऑल ओवर ग्रोथ इज अटेन्ड। अगर हमारा सेल ग्रो होगा तो हमारा टिश्यू भी ग्रो होगी, हमारा ऑर्गन भी ग्रो होगा, इवन ऑर्गन सिस्टम भी ग्रो होगी। इसीलिए यहाँ क्या कहा गया है, देयर बॉडी सेल्स डिवाइड एंड ग्रो, थक्स ओवर ऑल ग्रोथ इज अटेन्ड। हमारा जो बॉडी का सेल है वो भी क्या होता है, ग्रो होता है, इसीलिए हमारा बॉडी का भी ग्रो होता है। उसके बाद यह है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है, रिस्पायरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए रिस्पायरेशन क्या है, जरूरी है। इट इज थ्रू रिस्पायरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड इट टेक्स, मतलब इट इज थ्रू, इसके द्वारा, रिस्पायरेशन के ही द्वारा बॉडी क्या करता है, फाइनली अपना एनर्जी को गेन कर पाता है। रिस्पायरेशन, ब्रेकिंग ऑफ फूड, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब फूड का टूटना, द प्रोसेस बाय विच ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसी को क्या कहा जाता है, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, या ऐसे भी आप कह सकते हो ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, उसी को क्या कहा जाता है, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन सभी ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है और इसी के थ्रू, इट इज थ्रू रिस्पायरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स, मतलब रिस्पायरेशन के ही प्रोसेस से जो हमारा बॉडी है फाइनली क्या आता है, कंप्लीटली एनर्जी गेन कर पाता है। उसके बाद है सम एनिमल्स may have different mechanism for the exchanging of gases which is part of the respiration process। बहुत सारा ऑर्गेनिज्म क्या होता है,